असल में आज का जो मौजू है वो तो बुनियादी तौर पे अदब के और ये आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के जो है ना इसका जो किरदार है इसकी जंगों के ज़माने में दौर में। तो मैं इसको असल में आज के इस मौजू को मैं एक मुकदमे से स्टार्ट करता हूँ और वो मैं असल में रेफरेंस दूंगा आइंस्टाइन के उन लेटर्स का जो उसने फ्राइड को लिखा। एक लेटर लिखा, फिर फ्राइड ने उसका जवाब दिया उसको। और आइंस्टाइन का जो खत था वो तकरीबन उसने 1932 में ये खत उसने लिखा फ्राइड को। और ये उसने फ्राइड को इस खत में ये कहा कि इंसान जो है उसके अंदर जो जो जंगों की एक बहीमी किस्म की जो एक जिबलत है, इसकी वजह से इंसान जंगें कर रहा है। और दूसरी बात यह कि इंसान जो है ये जो अशराफिया है, अशराफिया अपने मफाद के लिए जंगें करती है। तो आइंस्टाइन ने ये किया कि उसने एक फ्राइड को ये तजवीज़ दी एक लिहाज से कि एक बैन अवी फौज बनाई जाए और इसके साथ साथ एक आलमी हुकूमत हो जो स्कॉलर्स की और खासकर ह्यूमैनिटीज के जो जिनको हम कहते हैं कि मैन ऑफ लेटर्स, वो उसके अंदर हों और वो इनको जो है ना इस जंगों को कैसे रोक सकें। फिर उसने फ्राइड के चूंकि फ्राइड को वो ये समझता था कि शायद फ्राइड जो है वो इंसानी जबिलत को और इंसानी फितरत को समझने का उस वक्त सबसे बड़ा एक इस्तिआरा था। तो वो फ्राइड से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि फ्राइड जो है वो उसको इस मामले में गाइड करेगा। तो फ्राइड ने आइंस्टाइन के इन बातों से इत्तेफाक किया और फिर उसने अपनी जो जबिलत की थ्योरी है जिसमें थेनाटॉस और इरोस का जो कॉन्सेप्ट है उसका, थेनाटोस पे उसने जो है कि इंसान के अंदर डेथ का और डिस्ट्रक्शन का एक उसकी जिबिलत के अंदर ये एक चीज पड़ी हुई है। और उसके साथ एक इरोस का भी जो है एक इसके अंदर है जिसमें ये कंजर्व करता है और यूनिफाई करता है चीजों को। और यानी ये यूं समझ लीजिए कि ये उसी थेनाटोस के बिल्कुल ऑपोजिट किस्म का एक वो है। तो फ्राइड ने इस एंगल से कहा मायूसी, वैसे उस फ्राइड का जो जवाब था वो खासा मायूस कुन जवाब था। और मायूस कुन इस तरह था कि वो ये समझ रहा था कि शायद जंगें जो हैं वो इंसानों से या इंसान जंगों से जो है शायद परहेज नहीं कर सकेगा और इंसान जो है ये जंगें करेगा इसी तरह। तो फिर उसको एक रास्ता मिला और वह रास्ता ये था कि उसका ये ख्याल था कि कल्चर और एजुकेशन के जरिए से इसको हम किसी हद तक रोक सकते हैं। और कल्चर के हवाले से उसका ये था कि ये जो है जैसे हम यूं समझ लीजिए कि कम्युनिटी ऑफ फीलिंग्स का एक कॉन्सेप्ट उसने दिया कि लोग जो हैं वो आपस में एक बॉन्ड बनाएं, इकट्ठे आए और कल्चर के जरिए से जो है। और दूसरी बात ये कि जब एजुकेशन को आम किया जाएगा तो एजुकेशन का फायदा ये होगा कि दूसरे गलत लोग उनको उस तरीके से जो है वो नहीं कर सकेंगे, गुमराह नहीं कर सकेंगे जंगों के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए। तो ये उसका एक यूं समझ लीजिए कि फ्रॉइड का एक हल उसने जो बताया। अब यहाँ पे मुझे शाह वलीउल्लाह का एक कॉन्सेप्ट जो है वो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। वो उन्होंने इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस का जिक्र किया है। वो ये कहते हैं कि पहली जो जिंदगी की स्टेज है वो हैवानी जिंदगी उसको कहते हैं, जिसमें जो रियलिटी और इंस्टिंक्ट जो है वो डोमिनेंट होती है हैवानी जिंदगी में। उसके बाद इंसान जो है वो इंसानी जिंदगी की तरफ आता है और वो इंसानी जिंदगी में जो है नीड और इकोनॉमी जो होती है वो उसको डोमिनेट करती है। और फिर उसके बाद इखलाकी जिंदगी का एक स्टेज आता है, इंसान को ऊपर जाना पड़ता है और इखलाकी जिंदगी में ट्रेडिशन और ट्रूथ का जो है वो उसका एक वो होता है, यानी सच्चाई का और रिवायत का जो है। और फिर उसके बाद वो समाजी और सियासी जिंदगी की बात करते हैं कि ये से ऊपर की जिंदगी है जिसमें कम्युनिकेशन और ऑर्डर जो है यानी ये होते हैं उसके अंदर। और फिर उसके बाद वो एस्थेटिक जिंदगी का, जमाली जिंदगी का जिक्र करते हैं। वो वही कहते हैं कि जमाली जिंदगी जिसकी जो वो है वो कायनात के अंदर हुस्न और मोहब्बत जो है उसके ऊपर उसकी बुनियाद होती है। और फिर शाह वलीउल्लाह का जो है ये है कि वो उसके ऊपर एक और जो है यूं समझ लीजिए कि स्टेज है जिसमें कॉस्मोपॉलिटन या कायनाती जिंदगी आप कह सकते हैं उसको, जिसमें हार्मनी और टॉलरेंस जो है वो और डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना और जिसे कहते हैं कायनाती इंसान बन जाना जो है, यानी ये इंसान का वो है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं थोड़ा सा फिर रिलेट कर रहा हूँ एक तीसरे स्कॉलर के साथ, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के साथ। मौलाना आजाद साहब ये कहते हैं कि एक कौम जो है वो दूसरी कौम के ऊपर सियासी तौर पे बालादस्ती और मजहबी तौर पे बालादस्ती की जब कोशिश करती है तो इन दोनों बालादस्तियों में ये कौम जो है यानी कामयाब नहीं होती और उसकी रेजिस्टेंस होती है, यानी मजहबी बालादस्ती की भी रेजिस्टेंस होती है और सियासी जो बालादस्ती होती है उसकी भी रेजिस्टेंस होती है। लेकिन जो सकाफत या कल्चर जिसको हम कहते हैं ये एक ऐसी चीज है कि इसके अंदर एक कमाल सा है और ये इसके अंदर एक यूं समझ लीजिए कि मिलाप है। और कल्चर जो है वो इंसानों को मिलाता है।
तो अब उसकी मिसाल देख लें कि अंग्रेज जो है वो यहाँ पे आया, मुसलमानों ने और हिंदुओं ने अंग्रेज के खिलाफ सियासी जद्दोजहद की और अंग्रेज को यहाँ से बेदखल कर दिया। यूं इस तरह अंग्रेज अपने साथ मजहब भी लेके आया, तो मजहब जो है उसका इस इन हिंदुओं मुसलमानों के ऊपर उस तरह का पूरा नहीं आ सका, और लेकिन उसका कल्चर जो है वो रह गया यहाँ पे। इसी तरह मुसलमान जब हिंदुस्तान में आए तो उनका भी यही हिसाब था कि अगर वो फातिहीन की शक्ल में यानी सियासी शक्ल में आए तो उस सियासी रेजिस्टेंस जो है यहाँ होती रही। फिर उसके बाद जो है अगर मजहबी तौर पे भी आए तो यूं नहीं हुआ कि पूरे हिंदुस्तान से जो है वो हिंदू मत ही खत्म हो गया, या मजहब जो है इस्लाम से पहले के जो मजाहिब थे यहाँ पे वो खत्म हो गए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि इस्लाम के आने से ये हुआ कि इस्लाम की जो सकाफती रंग थे वो यहाँ पे जो है मदगम हो गए इसके अंदर। तो मौलाना आजाद ये कहते हैं कि जो कल्चरल रिलेशंस हैं ये बड़ी स्ट्रांग हैं, और ये जो है इसके इसके लिए रेजिस्टेंस नहीं होती, और ये एक दूसरे के साथ जो है इसके अंदर हम आहंगी होती है कल्चर में। और मजहब और पॉलिटिक्स जो है ये डिवाइड करती है, ये डिवाइसिव जो है यूं समझ लीजिए कि फैकल्टीज हैं। और कल्चर जो है ये कंबाइन करती है, उसको इंसानों को नजदीक लेके आती है। अब कल्चर का जो सबसे बड़ा यूं समझ लीजिए कि एक मैनिफेस्टेशन है वो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के जरिए से ही सामने आता है हमारे। क्योंकि कल्चर बेसिकली आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज ही कल्चर के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको कंजर्व करते हैं, उसको शेप देते हैं। हमारी वैल्यूज बनती हैं, हमारी फीलिंग्स इमोशंस जो हैं, और हमारी हिस्ट्रीज जो हैं वो सामने आती हैं लिटरेचर के जरिए से, आर्ट के जरिए से। और इसमें कंबाइन होने का एक मामला है ऐसा। तो अब जो लिटरेचर का या ह्यूमैनिटीज का जो केस मैं सामने लेके आ रहा हूँ कि वो कैसे जो है जंगों को रोक सकता है, या जंगों के जो जो नुकसानात हैं उससे इंसानों को बचा सकता है। तो वो यूं बचा सकता है कि तारीख का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है चेंज। ये चेंज जो कॉन्सेप्ट जब कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल में जाता है तो जंगें होती हैं, और तबाही होती है, माइग्रेशंस होती हैं, पार्टीशंस होती हैं, तकसीमें होती हैं, इंसानों की हिलाकतें होती हैं। लेकिन तारीख का एक कॉन्सेप्ट जो है ये चेंज, ये कॉन्टिन्यूटी की शक्ल में भी जाता है। और कॉन्टिन्यूटी की शक्ल में ये कल्चर के जरिए से, लिटरेचर के जरिए से, आर्ट के जरिए से, आर्कियोलॉजी के जरिए से जो है ये सामने आता है। और मोटिव्स के जरिए से, सिंबल्स के जरिए से, कलर्स के जरिए से, शेप्स के जरिए से, पैटर्न्स के जरिए से, ये जो है यूं समझ लीजिए कि जो माजी है वो हमारा एक कंबाइंड माजी यूं समझ लीजिए कि वो आपके सामने पेश करता है। यानी अदब और ह्यूमैनिटीज जो है वो आपके सामने एक कलेक्टिव जो है एक वो पेश कर रहा है, एक मुश्तरका माजी जो इंसान का है। अब उसकी मैं मिसाल देता हूँ आजकल के ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो वो है, इस कॉन्सेप्ट के साथ इसको मिला रहा हूँ कि अगर इस वक्त हम इस कमरे में बैठे हुए हैं और मैं यहाँ से जूम पे जो है ये आपके साथ बात कर रहा हूँ, और बाकी साथी भी जो है उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो हमारी जो माइंड की जो रियलिटी है वो ये है कि भाई वाईफाई काम कर रहा है, नेट सही है, ये लैपटॉप सामने पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें जो है इस वक्त हमारे सामने हैं। लेकिन अगर हम ये थोड़ा सा तसव्वुर करें कि हम गार के जमाने में चले जाएं, और गार के वक्त के इंसान की, यानी हम यूं समझ लीजिए कि हम सारे इस वक्त एक गार में बैठे हुए हैं, तो उस वक्त हमारे माइंड के अंदर जो चल रहा होगा वो कुछ और होगा। यानी आज के इंसान का जो जेन है, आज के इंसान की जो माइंड की रियलिटीज हैं वो गार के जमाने के इंसान की माइंड की रियलिटीज से मुख्तलिफ हैं। लेकिन आज के इंसान की जो फीलिंग्स हैं वो गार के जमाने के इंसान की फीलिंग्स के और इमोशंस के साथ बिल्कुल मैच करती हैं। वो कैसे? वो इस तरह देखें कि रोना, हंसना, दुख महसूस होना, किसी चीज के खो जाने का दुख, किसी चीज के मिलने की खुशी, ये चीजें जो है ये इंसान की कंबाइंड है। ह्यूमैनिटीज और आर्ट जो है बेसिकली इन कंबाइंड जो है एस्पेक्ट्स को लेके आती है, और इन कंबाइंड एस्पेक्ट्स को लेके जाती है आगे। और यही एक ऐसी चीज है कि जिससे इंसान जो है वो डिस्ट्रक्शन से, तबाही से, जंग से जो है वो दूर हो सकता है। और अगर फर्ज किया, अगर हम इस वक्त उसी गार के किसी इंसान को आज के किसी एक बहुत बड़े जैसे कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की किसी बिल्डिंग में लेके जाएं, तो शायद वो मोटिव्स को देख के ही बच जाएगा। वरना अगर मोटिव्स जो है उसको नजर आ जाएंगे किसी पैटर्न की शक्ल में, पंखे की गोलाई की शक्ल में, या उसके रेक्टेंगुलर शेप की शक्ल में, जो है वो एक चीज को गैदर कर लेगा कि ये एक पैटर्न जो था वो उसके जहन में, गार के जमाने के इंसान के, वो प्राइमोडियल इमेज जो उसके जहन में पड़ा हुआ है, वो आज के दौर में 2026 में जो दीवारों के ऊपर या छत के ऊपर या किसी बिल्डिंग के ऊपर जो नक्शे बने होते हैं, उन नक्शों से वो उसको एसोसिएट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा माजी है वो लिटरेचर ने, आर्ट ने इसको कलेक्टिव शक्ल में जो है
प्रिजर्व किया हुआ है और इंसान को आगे वो दे रहा है। यानी वो एक कॉन्टिन्यूटी की शक्ल में जो है इंसान को, इंसान की तहजीब को वो आगे लेके जा रहा है। इसी तरह हमारी वैल्यूज जो है, जो कॉमन है सारी, ये वैल्यूज भी लिटरेचर जो है वो आगे लेके जा रहा है। हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस जो है, तो लिटरेचर और आर्ट जो है वो किसी हद तक यूं कह सकते हैं आपके वॉर्स का एक तरह का एंटीडोट है। यानी इसके अंदर उसके एंटीडोट की या एंटिथेसिस की एक कैपेसिटी है आर्ट, ह्यूमैनिटी, लिटरेचर के अंदर। और उसका जो, मैं अगर इस बात को खत्म करूं इसी पे, तो वो यही है कि बल्कि यहाँ पे मुझे विलियम जेम्स की एक बात याद आई है कि एक बहुत बड़ी तारीख जो है चाहिए होती है, यानी एक छोटे से लिटरेचर के किसी एक छोटे से कॉन्सेप्ट को लिखने के लिए, यानी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री चाहिए होती है इंसान को। इसका मतलब है कि कितनी कॉन्सेंट्रेट शक्ल में जो है लिटरेचर और आर्ट हमारे सामने आता है, और वो हमारे सामने माजी की जो कलेक्टिव हमारी वो है वर्सा है, उसको हमारे सामने पेश कर देता है। और यही चीज मिलाने की है, और यही चीज जिसे कहते हैं कि इंसानों को एक दूसरे के करीब लाने की है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात कर दी यहाँ पे। वैसे वक्त तो हमारे पास था, लेकिन अगर आपका वो कंप्लीट हो गया तो हम क्वेश्चन नहीं, मैंने तो आंसर। मुकदमा पेश कर दिया आपके सामने। मैंने कहा, मैंने जिसे कहते हैं ना कि वो लिटरेचर का, वो आर्ट्स। अच्छा, इसके अंदर अगर आपके पास वक्त है तो मैं एक छोटा सा एक और ख्याल पेश करता हूँ आपके सामने। वो ये देखें कि ह्यूमैनिटीज की जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास ह्यूमैनिटीज के चार बड़े पिलर्स सामने आते हैं: मजहब, तारीख, फलसफा और अदब या आर्ट या लिटरेचर आप इसको कह लें। उसमें आर्ट मतलब परफॉर्मिंग आर्ट और ये सारे आ जाते हैं, उसमें लिटरेचर भी आता है, सारा आता है। जो मजहब है वो हाइट के मेटाफर में हमें समझ आता है। हिस्ट्री जो है वो लेंथ के मेटाफर से समझ आती है, और फलसफा जो है वो डेप्थ के मेटाफर से समझ आता है। लेकिन ये आर्ट का कमाल है कि ये इसमें विड्थ और ब्रेड्थ होता है। तो अब जो चीज विड्थ और ब्रेड्थ को लेती है, तो उसके अंदर जो है वो फलसफे की गहराई भी है, उसके अंदर मजहब की ऊंचाई भी है, और उसके अंदर तारीख की जिसे कहते हैं वो जो वसत है या जो कदामत है, वो भी उसके अंदर है। तो लिटरेचर या आर्ट जो है वो इनकैप्सुलेट कर रहा होता है मजहब को, फलसफे को और तारीख को। यानी ह्यूमैनिटीज के इन तीन बाकी पिलर्स को भी लिटरेचर जो है इंक्लूसिव है। यानी यूं समझ लीजिए कि लिटरेचर का जो इंक्लूसिव केस है वो मैंने आपके सामने रख दिया। उधर से मैंने आपके सामने ये रख दिया कि जंगों के मुकाबले में चूंकि कल्चर के जरिए से, और कल्चर का सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन वो आर्ट लिटरेचर की शक्ल में आता है, वो आपने आपके सामने रख दिया। और इधर से मैंने लिटरेचर का ह्यूमैनिटीज के अंदर जो है उसका जो इक्लेक्टिक जो है एस्पेक्ट है वो आपके सामने रख दिया। यानी यूं समझ लीजिए कि लिटरेचर जो है उसके अंदर फलसफा, मजहब, तारीख तीनों अंदर हैं। यानी तीनों के मुकदमे लिटरेचर लड़ सकता है। और लिटरेचर के अंदर वो कैपेसिटी है या आर्ट के अंदर वो कैपेसिटी है कि वो इन तीनों को अपने अंदर लेके आए, क्योंकि उसकी वजह है कि इसका जो मेटाफर है वो ब्रेड्थ और वेड्थ का है। जो चीज ब्रॉड होगी, वाइड होगी, तो उसका मतलब है वो लंबाई में भी है, वो ऊंचाई में भी है, वो और वो उसमें गहराई में भी है। जी, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका कंप्लीट हो गया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। अच्छा, तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए अगर कोई पूछना चाहे, आप लोग हैंड रेज कर लें, देन वील टेक क्वेश्चंस वन बाय वन। अच्छा, क्वेश्चन से पहले मैं जी जी, वो निदा फाजली का एक शेर आपको सुना देता हूं, तो वो जरूर। क्वेश्चन करने वाले जो हैं वो शायद समझ जाएंगे। निदा फाजली ये कह रहे हैं कि कभी कभी यूं ही अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। तो अब मैंने तो मुकदमा आपके सामने रख दिया है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, और लेकिन ये है कि हम इसको समझ रहे हैं, हम इस तरह कर रहे हैं। अब देखें आगे कि ये